हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के बारे में। अब क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस बिल को रिसेंटली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया 13 दिसंबर को, और उसके पहले यदि देखें तो राज्यसभा में ये ऑलरेडी पास हो चुका है दिसंबर 4 को। अब इस वीडियो में अपन इन डेप्थ बात करेंगे पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका प्रिकसर लॉ है यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898, उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इश्यूज इस बिल में मेजर हैं जो ऑपोजिशन लीडर्स लाइक शशि थरूर रेगुलरली फ्लैग कर रहे हैं और स्लैम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। बात करेंगे ये सब। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो जो पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 है, ये बेस वर्क फॉर्म करता है जो सारे रेगुलेशन पोस्ट ऑफिस के गवर्न करता है। यदि मोर इंपॉर्टेंटली अपन देखें, जब पोस्ट ऑफिस 1900 के आसपास जब ये रेगुलेशन आया था, तब पोस्ट ऑफिस का बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्टिव्स थे पार्सल डिलीवर करना। लेकिन यदि आप आज की डेट में देखोगे तो पोस्ट ऑफिस के जो वर्क की जो एम्बिट है बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है, इंक्लूडिंग अब तो पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक भी बन चुका है। तो जरूरत क्या है, समय के साथ जैसे जैसे पोस्ट ऑफिस के जो फंक्शंस हैं डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अभी के टाइम के हिसाब से करस्पॉन्डेंटली अपडेटेड होने चाहिए। यही सब रेगुलेशंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें कंपेयर करेंगे 1898 एक्ट के बारे में, और जो बिल में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डेप्थ में अपन बात करेंगे। तो जब पहला पॉइंट जो अपन बात करते हैं वो है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जब 1890s में ये बिल पास हुआ था, उस समय केवल और केवल पब्लिक या गवर्नमेंट कुरियर ही था। यानी कि उस समय यदि सरकार को भेजना है कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई भी करस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू एनी अदर लीडर, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस का ही जो ऑफिशियल कुरियर है यूज कर सकता है। उस समय प्राइवेट कुरियर थे नहीं, और यदि कुछ बाद में इवॉल्व हुए तो उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं था, इसलिए इसे लेटर ऑन अमेंड नहीं किया गया। बट ये जो बिल है ये ऐसा कुछ भी प्रिविलेज नहीं देता सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के कुरियर या इवन प्राइवेट कुरियर जो बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं, डीटीडीसी हो चुका है, देन देयर इज दिल्ली वरी हो चुका है, मधुर कुरियर हो चुका है, कोई भी यूज करके अपने करस्पॉन्डेंस को डिलीवर कर सकता है। दैट इज नंबर वन चेंज। नंबर टू की बात करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिया पोस्ट। पहले जैसे अपन ने बात की बहुत लिमिटेड सर्विसेज थी, जैसे कि लेटर्स को भेजना, पोस्ट कार्ड्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स, इस तरीके का। अब ये जो फंक्शंस हैं इसे बहुत ज्यादा नए बिल में बढ़ा दिया गया है, और इसे अभी रेस्ट्रिक्ट किसी भी तरीके से नहीं किया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसे जस्ट बाय मेंशनिंग द रूल्स में इनकॉर्पोरेट करके वो सर्विस बाय द पोस्ट ऑफिस को बढ़ा दिया जा सकता है। यानी कि दोनों तरीके से अपन ने देखा, दोनों प्रोविजन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स एनहांस हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू भेजने सेंड करने के लिए डाइवर्सिफाई हुए हैं, एंड इस ऑर्डर में विथ रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स बढ़ चुके हैं नई सर्विसेज प्रोवाइड करने के टर्म्स में। थर्ड है डायरेक्टरेट जनरल टू मेक द रेगुलेशंस। अब दोनों एक्ट में, पहले वाले एक्ट में और अभी वाले बिल में, दोनों में डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट था, बट DG in the act had the power to make regulations only with respect to the time and manner of delivery of services. Limited powers of Director General. आज की डेट में डायरेक्टर जनरल को बहुत ज्यादा पावर बढ़ा दिया गया है। ये सर्विसेज के टर्म्स में, उनकी कॉस्ट के टर्म्स में रेगुलेशन बना सकते हैं, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी के रिगार्डिंग भी, जिसका केवल और केवल इंडिया पोस्ट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर होता है, उनसे रिलेटेड रेगुलेशन पर भी ये रूल्स बना सकते हैं। यानी डीजी के पावर्स भी बढ़ गए हैं। यदि अपन देखें पावर टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स, क्या होता था पहले भी 1898 के एक्ट के तहत कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में आर्टिकल्स जो अपन ने सेंड किया उसे एग्जामिन कर जा सकता था,
it could be checked, opened and in the worst condition it could be destroyed. किसके द्वारा? by central government, state government or any other officer who is assigned duty by the two governments. यानी कि इंटरसेप्टिंग पावर्स पहले भी था, लेकिन दो कंडीशन स्पेसिफिकली मेंशन थी. एक थी पब्लिक इमरजेंसी और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी. यानी कि आप बम भेजोगे पब्लिक पोस्ट से और डाउट हो गया तो उसे ओपन किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, भेजा नहीं जाएगा. दिस वॉज इवन इन द 1898 के एक्ट. इंटरसेप्टेड शिपमेंट कैन बी, जैसे भी डेल्ट करना है वो डील किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, फेंका जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट लगाया, डिपेंडिंग ऑन द किस टाइप का गुड है. अभी के जो बिल की बात करें उसमें क्या किया गया है, ये जो दो ग्राउंड्स थे पब्लिक इमरजेंसी से सेफ्टी से लेकर, इसको बढ़ा दिया गया है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड रिलेशंस विद द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी. यानी कि आर्टिकल 19 में जो जो लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सारे के तहत लिमिटेशंस को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है. यानी कि ज्यादा लिमिटेशंस बढ़ा दी गई हैं. दैट इज द पावर. अगेन कैन यू अंडरस्टैंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है इस रूल पर भी. इसके अलावा कौन ऐसा कर सकता है? बाय ऑफिसर एम्पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का पावर यहां पर छिन चुका है. यदि पता है अपने को, जैसे जो पोस्टल सर्विस आती है वो कौन से में आती है? वो यूनियन लिस्ट में आती है. तो इसी प्रोविजन को यूज करके यहां किया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पावर को छीनने की बात कही है. क्यों ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, सारे में समझ में आ रहा होगा आपको. फाइनली एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स प्रोहिबिटेड. यानी कि जो भी ऑफिसर इन चार्ज है ये पोस्टल आर्टिकल को एग्जामिन कर सकता है इन सर्टेन कंडीशंस. यदि उसे लगे कि कोई इलीगल कमोडिटी या कुछ हार्मफुल कमोडिटी भेजी जा रही है, या जिसका कस्टम में कोई टैक्स पे नहीं किया गया है, तो ये ऑफिसर जो है भेजने वाला वो खोल सकता है, उसको चेक कर सकता है एंड करस्पॉन्डिंगली उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है. नए बिल में क्या बोला गया है, ये ऑफिसर को खोलने का पावर नहीं है. यदि ऑफिसर ऐसा सस्पेक्ट करता है तो उसे कस्टम्स अथॉरिटी को ये ट्रांसफर कर देना है और वहां से अप्रोप्रिएट रेगुलेशन लिया जाएगा. पोस्ट के पावर को यहां पर कम किया है. नेक्स्ट अपन बात करें एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी. तो 1898 का जो एक्ट है वो क्या बोलता था, यदि गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर जो हैं दोनों से कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लॉस हो जाता है, डिलीवरी गलत जगह हो जाती है, या पोस्टल आर्टिकल को डैमेज हो जाता है, इन सारी की सारी कंडीशन में पोस्ट ऑफिस या जो ऑफिसर डील कर रहा है बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. दैट इज अ क्लॉज. अब यदि अपन देखें, पहले यहां पर प्रोविजन था, बट विल टॉक अबाउट इट लेटर. बिल ने ऐसा ही प्रोविजन को रिटेन किया है, लेकिन साथ ही ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लायबिलिटी को चाहे तो इंपोज कर सकता है रूल्स बनाकर. अभी नहीं किया गया है एक्ट में, बट फ्यूचर डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लायबिलिटी ऑफिसर या पोस्ट ऑफिस पर इंपोज कर सकता है. फाइनली रिमूवल ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी. उस करस्पॉन्डिंग में जैसे कि थेफ्ट या कुछ अमाउंट, मान लो आप पैसा भेजे या कुछ वैल्यूएबल कमोडिटी भेजे, उसको आधा निकाल के बेच दिया गया, हटा दिया गया, ऐसा कुछ किया जाए तो 1898 के एक्ट में 7 इयर्स या फाइन तक की पनिशमेंट इंपोज थी. बट इसे 2023 के जन विश्वास एक्ट के तहत ये सारी पनिशमेंट्स को हटा दिया गया था. दैट इज द केस. अभी पोस्ट ऑफिस बिल में भी सिमिलरली कोई भी पनिशमेंट नहीं एडेड है. यानी कि ऑफिसर कुछ भी कर ले तो भी उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, वो अपन डील करेंगे बाद में. फाइनली अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इश्यूज को डील करते हैं और क्यों मेजरली प्रॉब्लम में है, और फिर अपन इस टॉपिक को जल्दी से कंक्लूड करेंगे. सबसे पहले जैसे कि अपन बात किए, वो 1898 का एक्ट तब था जब प्राइवेट सर्विसेज डेवलप नहीं हुई थी, बट अब प्राइवेट सर्विस आ गई हैं, तो एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जहां पर पब्लिक और प्राइवेट को कोडिफाई किया जाए और दोनों सेम फूटिंग्स पे प्लेस्ड हो. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जैसे कि इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स परमिटेड है, अभी अपन ने देखा परमिट किया गया है पोस्ट ऑफिस के लिए, लेकिन ऐसा इंटरसेप्शन प्राइवेट कुरियर को परमिट नहीं किया गया है. दैट इज नंबर 1.
तो क्या कोई थ्रेट कॉज हो सकता है यदि पोस्ट इंडियन पोस्ट के थ्रू, क्या प्राइवेट कुरियर वो थ्रेट नहीं स्प्रेड कर सकता? दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सिमिलरली एक और मेजर जो आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंडियन पोस्ट नहीं आता है, लेकिन जो प्राइवेट पोस्ट हैं उन्हें लाया गया है। यानी कि यदि इंडियन पोस्ट की सर्विसेज से कंज्यूमर या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपील भी नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट में कर सकता हूं। तो आप समझ रहे हो, दो बॉडी जो सेम काम कर रही है, लेकिन दोनों को डिफरेंट रूलिंग या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज किया जा रहा है। दैट इज मेजर प्रॉब्लम। इसके अलावा इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स की अपन बात कर ही चुके हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे 1996 के केस में एक जजमेंट दिया था, वो इंटरसेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग था। उन्होंने बोला था कि जब भी आप इंटरसेप्ट करो कोई डेटा, तो एक प्रॉपर रीजन बताओ क्यों इंटरसेप्ट किया। आप एक कमिटी बनाओ हायर ऑफिसर्स की, उनकी परमिशन लो, उसके बाद ही इंटरसेप्ट करो। और देयर आर सर्टेन लिस्टेबल रीजंस लिख के दो, इसकी वजह से इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन यहां पर ये मेंशन नहीं है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा कि आप इंटरसेप्ट कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट मेंशनिंग रीजन, यानी कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस इज थ्रेटेंड, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी कोई सेट ही नहीं है। नंबर 2, यदि आप उस पर्सन के तहत देखो, कंज्यूमर के तहत देखो, उसकी प्राइवेसी भी खराब हो रही है, क्योंकि बिना रीजन उसके आर्टिकल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। फाइनली लाइबिलिटी फॉर लैप्सेस, अपन ने देखा कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। इंडिया का जो पोस्ट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता, और जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी अपन ने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोज कर सकता है, लेकिन बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर भी है इसका, और दूसरा यदि लाइबिलिटी भी इंपोज करेगा तो एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो ये प्रोविजन बहुत ज्यादा होल्ड कभी ट्रू करेगा नहीं। फाइनली अपन बात करते हैं, सारे ऑफेंसेस को रिमूव कर दिया गया है, तो इंसान की प्राइवेसी कहां गई? यदि कोई ऑफिसर ने बिना कोई ठोस सबूत के हमारे डॉक्यूमेंट्स को खोले या डैमेज किए, तो क्या होगा ये नहीं क्लियर है कोई भी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम मेंशन्ड ही नहीं है, इसको ऑफेंस डील माना ही नहीं गया है। एक केस में ऑफेंस माना गया है, यदि ऑफिसर क्या होगा, ऐसा ओपन करे बट फ्रॉडेंटली या विलफुली कुछ फ्रॉड करने के लिए या जानबूझ के डैमेज करने के लिए करा है, तब उसे ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पर उस केस में एक्ट में मेंशन नहीं है कि इस केस में क्या पनिशमेंट मिलेगी ऑफिसर को, ये क्लियरली मेंशन नहीं है। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो ऑपोजिशन है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये नए जमाने का बिल है, जिसमें जो पुराने कॉलोनियल लॉस इंट्रोड्यूस किए गए थे उसे अभी भी फॉलो किया जा रहा है, और ये अननेसेसरी प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके स्मूथ रनिंग या स्मूथ प्राइवेट इंटरफेरेंस को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब यदि ऐसे क्वेश्चन में आता है तो कई बार अपन को वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ता है। तो वे फॉरवर्ड लिखने का तरीका क्या क्या है? जो जो आपने लिमिटेशंस की बात करी, इन सारी लिमिटेशंस का आप सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब कर दो। जैसे कि अपन ने बात करी पब्लिक एंड प्राइवेट कुरियर की, तो क्या है, इसे आप यूनिफाइड रेगुलेशन के तहत इंपोज कर दो, ताकि वाइल पब्लिक पोस्ट जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसमें भी ग्रोथ आए, अकाउंटेबिलिटी आए, लेकिन प्राइवेट की ग्रोथ हिंडर ना हो। अपन ने और क्या बात करी, जितनी भी एक एक पॉइंट उठाओ, एक एक पॉइंट को उठा के फाइनली कर दो। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट दिस, एंड वे फॉरवर्ड यूज करके कर सकते हो। अब एग्जाम में यदि टाइम, वे फॉरवर्ड का इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, इतना पॉइंट्स भी नहीं रहते हैं, स्पेस भी नहीं रहेगी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन को आप लिख सकते हो, समराइज कर सकते हो। जैसे इस केस में आप लिख सकते थे कि इन अशरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक पोस्ट, a uniformity of regulation along with increased accountability of both public and private by bringing them under the ambit of the consumer courts and enhancing the culpability or fines in case of willful damage by the officers in charge of the post. That's how you can conclude. 3-4 लाइन में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इनकॉर्पोरेट करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। That's all for this topic. Thank you.